हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो देखो बच्चों, आयोनिक इक्विलिब्रियम मींस द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस मीडियम और एनी पोलर मीडियम। समझ गए बच्चों कि एक्वस मीडियम में या किसी भी पोलर मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट के अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और उसके जो आयंस हैं उनके बीच में जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, ये डेफिनेशन है। द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, सपोज ये है अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और ये है उसके आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस B+ एंड A-। तो जब इस तरह का इक्विलिब्रियम इन आयंस में और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट होता है तो हम इसे बोलते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। जब इस इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उस समय रेट ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूल है वो इस तरह से आयंस में ब्रेक होता है तो इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन और रेट ऑफ एसोसिएशन मींस ये आयंस कंबाइंड होकर अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे बोलते हैं हम क्या, एसोसिएशन। तो रेट ऑफ एसोसिएशन और रेट ऑफ डिसोसिएशन जब दोनों बराबर हो जाए तो हम उसे बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी इक्विलिब्रियम? आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, सपोज HCl तो आयोनाइज्ड होगा H+ एंड Cl- NaCl, आयोनाइज्ड हो जाए Na+, Cl- H2SO4, आयोनाइज्ड हो जाए H+ HSO4। तो ये सब क्या है बच्चों? आयोनिक इक्विलिब्रियम। such types of equilibrium, such type of equilibrium found in acids, bases, salt, ठीक है, एक्सेट्रा इन पोलर मीडियम। तो आप देखोगे कि ये जो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम है ये आपको एसिड्स में, बेसिस में, सॉल्ट्स में, इनमें मिलेंगे और ये यूनिट जो है इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स मींस एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स इन्हीं से रिलेटेड है। सपोज एसिड इक्विलिब्रियम में तो H+ A-, ये क्या है बच्चों? एसिड इक्विलिब्रियम। ठीक है, BOH है, B+ एंड OH, आयनिक इक्विलिब्रियम इन बेस। ओके, हम सॉल्ट को Ba से रिप्रेजेंट करें तो B+ A-, ये क्या है बच्चों? आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्ट। ठीक है, ये था आयनिक इक्विलिब्रियम इन एसिड्स। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम आपको एसिड्स, बेसिस इन्हीं में मिलेंगे, सॉल्ट्स में। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये जो यूनिट होगी ये कंप्लीटली जो है इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड है। हम यहाँ चाहे pH लेंगे, चाहे डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे, सॉल्युबिलिटी लेंगे, बफर सॉल्यूशंस लेंगे, आप देखोगे हर एक टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइट्स जरूर आएंगे। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ पर इसी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स दोज सब्सटेंसेस which are ionized or dissociated into ions in aqueous medium or any polar medium। समझ गए बच्चों कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में, पोलर मीडियम में कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं या कहें कि पार्शियल भी आयोनाइज्ड होते हैं, मींस आयोनाइज्ड होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट। तो दो substances which are undergo decomposition in water
और एनी पोलर मीडियम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ गए बच्चों कि ऐसे सब्सटेंसेस जो पोलर मीडियम में या वाटर में आयोनाइज्ड हो जाते हैं, डिसोसिएटेड हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एसिड्स हैं, बेसिस हैं, सॉल्ट्स हैं, ये सब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इनके टाइप्स में आ जाते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स होता है कि दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन पोलर मीडियम, मीन्स देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो क्या होगा? 1। मीन्स ये कंप्लीट आयोनाइज्ड होंगे। हम जितने मोल इनको डिसॉल्व करेंगे वाटर में वो कंप्लीट डिसोसिएटेड हो जाते हैं। तो इनकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो नियरली 1 होती है या 1 ही होती है। ओके, तो यही डेफिनेशन है कि दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू आयंस इन देयर एक्वस, ठीक है, मीडियम और सॉल्यूशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 1। एसिड्स में अगर आप देखें तो जितने भी हैलोजन एसिड्स हैं, HF को छोड़ दें, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। बेसिस में आप देखोगे हाइड्रोक्साइड्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ छोड़ दें हम, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जितने भी S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स हैं, चाहे वो S1 के हों या S2 के हों, सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स में जितने भी सॉल्ट्स आप देखते हैं NaCl, KCl, KBr, K2SO4, KAl, Cl3, CuSO4, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं, समझ गए बच्चों, वो सब इसमें आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होगा बच्चों कि दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर, ठीक है, पार्शियली और पुअरली, ठीक है, आयोनाइज्ड into ions in their aqueous solution and degree of dissociation less than 1, means अल्फा less than 1 होगा। मतलब ये कंप्लीट आयोनाइज्ड नहीं होती, ध्यान रखें। इनको डिसॉल्व किया जाए पोलर मीडियम या एक्वस मीडियम में तो इनके कुछ मॉलिक्यूल्स तो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, फिर इनके बीच में एक क्या एस्टेब्लिश हो जाता है बच्चों? एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आप इनके एग्जांपल्स देखें तो एसिड्स में आ जाए, एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए। आप जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखते हैं, चाहे RCOOH, HCOOH, यहाँ R मीन CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, इस तरह के ग्रुप। तो ये जितने भी आपको COOH ग्रुप वाला एसिड दिखता है वो वीक है। इनऑर्गेनिक एसिड में आप देखें बच्चों, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक एसिड में जैसे H3PO4 है, H3PO3 है, HNO2 है, HCN है, NaHH2CO3 है, ये सब क्या है बच्चों? इनऑर्गेनिक एसिड्स में ये सब वीक एसिड्स हैं। अगर हम बेसिस की बात करें तो P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक जो है ना ब्लॉक्स, हाइड्रोक्साइड्स, इनके हाइड्रोक्साइड्स अगर आपको दिखते हैं तो ध्यान रखें कि ये सब क्या है बच्चों? वीक बेसिस, जैसे कि AlOH होल थ्राइस, CuOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। अमाइंस में चले जाओगे तो ये NH3 जो NH2 अमाइंस है, अमोनिया है, ये सब वीक बेसिस हैं। कुछ सॉल्ट्स भी हैं जैसे कि PbSO4, BaSO4, AgCl, AgF या AgCl तक ही दे। तो ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जो बहुत ही पुअरली या कहें कि पार्शियल आयोनाइज्ड ही होते हैं, स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान रखें आप S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड छोड़ दें, जो मैंने एसिड्स बताए और सॉल्ट्स, उनको छोड़कर कुछ भी दिखता है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। तो यहां तक समझ गए होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, तो आप इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं आरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ओके, तो अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो पोलर मीडियम या एक्वस मीडियम में आयोनाइज्ड हो जाते हैं, डिसोसिएटेड हो जाते हैं। तो इनका जो डिसोसिएशन होता है वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, तो इसी बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए आरेनियस ने ये थ्योरी प्रपोज्ड की थी, जिसे हम बोलते हैं आरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ओके, यही मैंने लिखा है कि एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन। आरेनियस पोस्टुलेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम एंड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो आरेनियस ने जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किस तरह से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या नेचर होगा, इसी को एक्सप्लेन करता है। तो देखो मेन पोस्टुलेट्स क्या है। पहला ये है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट को पोलर मीडियम या एक्वस मीडियम में रखते हैं, उसके जो आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएटेड हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड होकर और इस तरह से प्लस और माइनस आयन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये है एन एक्वस सॉल्यूशन द मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन टू फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और ये जो डिसोसिएशन होता है बच्चों, ये स्पॉन्टेनियस होता है। मींस आपने NaCl वाटर में डाला तो Na+ और Cl में अपने आप ही वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट यही है कि जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट को हमने वाटर में रखा, पोलर मीडियम में रखा, ये स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन से प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयंस में डिसोसिएटेड हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मॉडरेट कंडीशन में है, तो ये जो डिसोसिएटेड आयंस हैं, मतलब जो आयंस बने हैं डिसोसिएशन में, वो उनमें अपोजिट चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज होने से उनमें एक कोलॉम्बिक अट्रैक्शन लगेगा और वो आपस में ही क्या होंगे बच्चों, एसोसिएटेड होंगे और किस में कन्वर्ट होने लगते हैं, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल में। तो यही लिखा है कि एट मॉडरेट कंसंट्रेशन ions are associated and form undissociated molecule and achieve ionic equilibrium। और जब क्या होगा, डिसोसिएशन चल रहा है, मींस आयनों में ब्रेकिंग चल रही है और फिर आयंस आपस में एसोसिएटेड होके अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों रेट बराबर हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सॉल्यूशन में कुछ समय पश्चात क्या होता है बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। मींस डिसोसिएशन रेट और एसोसिएशन रेट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, थर्ड पॉइंट है कि डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन, सॉल्यूशन में किसी भी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं होता। मींस पूरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड होता है तो जितने कैटाइंस बनते हैं, मींस जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, जस्ट उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ओके, जिसके कारण टोटल प्लस माइनस जो चार्ज है बच्चों वो इक्वल होता है और ऐसे में जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना रहता है। तो ड्यूरिंग द डिसोसिएशन सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बल्कि हम ये कहें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड या आर प्रोड्यूस्ड। ओके, जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ऐसे में टोटल चार्ज न्यूट्रल रहेगा। और देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट हम ले सकते हैं इसका कि अब देखो सॉल्यूशन में जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया, तो आपने मान लो 1 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट रखा और वो आयोनाइज्ड होकर 2 आयंस बनाता है, तो 1 मोल का क्या हो जाएगा बच्चों, पार्टिकल्स 2 मोल्स हो जाएंगे। अगर हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो 3 आयंस में प्रोड्यूस कर रहा है, 3 आयंस में ब्रेक हो रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल था उससे 3 टाइम्स ज्यादा होंगे। तो ऐसा होने से क्या होगा कि ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, लाइक एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जिन्हें हम बोलते हैं, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू एक्चुअल में अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बेस पर आनी थी उससे हट के आएगी, मींस बढ़ जाएगी।
कि यहाँ हमने 1 मॉलिक्यूल डिसॉल्व किया, हमें पता है हमने 1 मोल डिसॉल्व किया, 1 अवोगाद्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स को डिसॉल्व किया, वो डिसोसिएटेड होकर और भी पार्टिकल्स बन गए, तो उनसे मास से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो फोर्थ नंबर यही है कि डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन अफेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अफेक्टेड, बल्कि हम ये कहें कि वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, जो आप सॉल्यूशन एक चैप्टर है उसमें देखेंगे कि ये कौन कौन सी अफेक्टेड है, बिकॉज ड्यूरिंग आयोनाइजेशन increases number of ions or particles, therefore value of colligative properties also increases. Okay, आपने इस तरह से Ba सॉल्ट डिसॉल्व किया, B प्लस प्लस A माइनस, यहां 1 मोल पार्टिकल्स है, यहां क्या हो गए बच्चों 2 मोल्स पार्टिकल्स हो गए, तो डबल हो गए। यहां डेल्टा टीबी था तो यहां 2 डेल्टा टीबी हो जाएगा, यहां पाई था तो यहां 2 पाई हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, इस पर डिपेंड नहीं करती उनका मास क्या है, उनकी साइज क्या है। तो ऐसे में डिसोसिएशन होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं बच्चों वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड, ठीक है, कि फिफ्थ पॉइंट है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन increases, degree of dissociation of salt of electrolyte, समझ गए बच्चों, electrolyte increases with increase volume of solution, temperature of solution, but decrease with increase concentration। समझ गए बच्चों कि अगर आप सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट लेके और फिर उसे डाइल्यूट करते जाएं, उसमें वाटर मिलाते जाएं और सॉल्वेंट मिलाते जाएं, तो आयोनाइजेशन जो है ना रेट, इलेक्ट्रोलाइट का जो आयोनाइजेशन है वो बढ़ता जाएगा और ऐसे में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। लेकिन अगर उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि आयोनाइजेशन कम और एसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा और ऐसे में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से, वॉल्यूम इंक्रीज करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, या टेम्परेचर डाउन करोगे तो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है। तो यही फोर्थ पोस्टुलेट है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, बट डिक्रीजेस विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ये था आरेनियस कॉन्सेप्ट, समझ गए ना, कि फर्स्ट इसने कहा कि इलेक्ट्रोलाइट स्पॉन्टेनियस डिसोसिएटेड होता है, मॉडरेट कंसंट्रेशन होने से आयंस एसोसिएटेड होते हैं और एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाता है। आयोनाइजेशन हो, डिसोसिएशन हो या आयोनाइजेशन हो या एसोसिएशन हो, आप देखते हैं सॉल्यूशन के चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, मीन्स वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टेम्परेचर इंक्रीज करने से, वॉल्यूम इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है। इसके अलावा जो डिसोसिएशन है वो सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को चेंज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये था आरेनियस कॉन्सेप्ट, इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली ये बताता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन को,
कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को आपने पोलर मीडियम में रखा या एक्वस मीडियम में रखा तो वो कितना आयोनाइज्ड हुआ, वो किस तरह का नेचर का है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिव्स द आइडिया अबाउट इलेक्ट्रोलाइट एंड ऑल्सो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए बच्चों कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें इलेक्ट्रोलाइट के नेचर को बताता है और एक्सटेंट ऑफ किसको बताता है, आयोनाइजेशन को। ये होता क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्चुअली इट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द टोटल मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन। समझ गए ना, यही मैंने लिखा है कि इट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट to the total moles or molecules of electrolyte which taken in solution, which are taken in solution। कि आपने कुल कितने मोल्स लिए हैं, कि 10 मोल्स 20 मोल्स जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए, उनमें से कितने डिसोसिएटेड हो गए। तो डिसोसिएटेड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ, ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टेकन। समझ गए बच्चों कि कुल कितने डिसोसिएटेड हो गए और कितने आपने लिए। मान लो आपने 10 मोल्स लिए थे, 5 मोल्स से डिसोसिएटेड हुए तो 1/2 हो जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 10 मोल्स लिए थे, 10 मोल के 10 मोल डिसोसिएटेड हो गए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 आ जाएगा। लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम कितने डिसोसिएटेड हो सकते हैं, जितने आपने लिए। ओके, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना बच्चों, उनके लिए जो अल्फा होता है वो लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि उनका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता, कुछ समय तक डिसोसिएटेड होते हैं, फिर उनमें आयनिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो जितने जल्दी डिसोसिएटेड होते हैं उतने जल्दी एसोसिएटेड होंगे, तो कभी भी कंप्लीट उनका आयोनाइजेशन नहीं होगा। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें अल्फा की वैल्यू 1 होती है। इनमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये है Ba तो ये हो गया B+ और A-, तो ये मान लो 1 था, ये अल्फा, तो ये अल्फा और ये अल्फा, और कोई कंसंट्रेशन थी तो आप इस तरह से कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक कंडीशन कभी ऐसी नहीं आएगी जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि अल्फा 1 हो जाए। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बच्चों वो कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं ऐसे। तो ये 1 था, ये 0 था, तो ये 1 - 1 हो गया, तो ये 1 मोल और ये 1 मोल हो गया, मतलब इनका अल्फा बिल्कुल 1 होता है। तो कुछ ये है, ये 0 हो जाएगा जब 1 और 1 हो गई। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयोनाइज्ड होते हैं, उनमें कोई आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं मिलता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनमें आयनिक इक्विलिब्रियम बन जाने से इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता। तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो देखो बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। पहला तो अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा क्या होगा 1, उनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। ओके, और अल्फा क्या हो जाता है 1। जितने मोल्स आपने लिए हैं सॉल्यूशन में वो सब के सब फर्निश्ड हो गए, मतलब वो सब के सब आयोनाइज्ड हो गए। ओके, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें अल्फा लेस देन 1 होता है। क्यों? क्योंकि कुछ समय तक वो आयोनाइज्ड होते हैं, फिर उनमें एसोसिएशन होता है और एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और हम जानते हैं जहाँ इक्विलिब्रियम हो जाए कोई भी प्रोसेस ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ना बैकवर्ड डायरेक्शन की कभी कंप्लीट नहीं होगी, तो अल्फा कभी भी 1 नहीं आएगा। बस ये है कि अगर आप डाइल्यूशन लगातार बढ़ाते जाएं तो डाइल्यूशन के कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो डाइल्यूशन का इफेक्ट पड़ता है कि जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाओगे सॉल्यूशन, मतलब आप इलेक्ट्रोलाइट ना बढ़ाएं, केवल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बढ़ाते जाएं तो आयोनाइजेशन बढ़ता जाएगा और एसोसिएशन कम होता है। क्यों? क्योंकि आयंस दूर दूर होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना बच्चों, वो डाइल्यूशन से इस तरह रिलेटेड है। मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ वॉल्यूम। अभी हम आगे पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, उसमें ये प्रूफ होगा। कंसंट्रेशन की बात करें, मींस इलेक्ट्रोलाइट बढ़ा रहे हैं आप, सॉल्वेंट ना बढ़ाएं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा बच्चों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयंस ज्यादा बनेंगे,
आइंस ज़्यादा होंगे तो वो पास पास आ जाएंगे और ऐसे में एसोसिएशन रेट बढ़ जाएगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है बच्चों डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो टेम्परेचर का ये इफेक्ट पड़ता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ जो है डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। एक और होता है कॉमन आइन इफेक्ट, कॉमन आइन इफेक्ट। तो ध्यान रखें कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इस तरह से इफेक्टेड होती है। यहाँ ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आइन। कॉमन आइन का मतलब होता है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दें बच्चों जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का ही कोई एक आइन रखता हो, तो ऐसे में वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो कम होता है। जैसे सपोज ये है HA, ओके, ये H प्लस और Cl माइनस सॉरी A माइनस में डिसोसिएट होता है। ये है हमारे पास वीक एसिड और आपने उसमें HCl मिला दिया, H प्लस एंड Cl माइनस, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग वे एसिड है, ठीक है। तो ये तो इक्विलिब्रियम में चल रहा था, तो क्या होगा कि ये रेट तो बढ़ जाएगा और ये रेट कम हो जाएगा, ये तो इसी ऑर्डर में। तो यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे इफेक्टेड होगा? तो अगर हमें सॉल्ट का डिसोसिएशन कांस्टेंट पता हो तो हम उस कॉमन आइन की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दें मोलर कंसंट्रेशन से, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे इसको, ओस्टवाल्ड लॉ जब इक्वेशन पूरा। तो कॉमन आइन की कंसंट्रेशन बढ़ने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आइन। कॉमन आइन की कंसंट्रेशन बढ़ने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को और वीक बना देता है, ये फिक्स है, ओके। तो इस तरह से ये इफेक्टेड होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। तो ये हमारा पहला लेक्चर है आयोनिक इक्विलिब्रियम में। अगला जो वीडियो लेंगे हम उसमें लेंगे, ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, बाय।